अभी तक हमने हमारी डाइजेस्टिव सीरीज में लिवर के बारे में, डाइजेशन के बारे में, हेपेटोमेगाली, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, सब के बारे में हमने जाना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सब कंडीशन से एसोसिएटेड होती है एक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन, जो कि है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक ऐसी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके बारे में एक्चुअली लोगों ने ज़्यादा बात नहीं करी है, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत से लोग सफ़र करते हैं डेली बेसिस पे। उनका जो डेली का रूटीन है वो इसकी वजह से ज़रूर अफेक्ट होता है, लेकिन लोग वाग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो सोचते हैं कि चलो स्टूल्स हो जाएंगे, कभी भी हो जाएंगे तो चलता है। एक एक दो दो दिन भी जो है उनके स्किप हो जाते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी का वेस्ट है जिसको रोज़ निकलना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को लोग कई बार इग्नोर कर जाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है एक बहुत ही मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। अब ये इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या हैं, किस तरीके से आप कॉन्स्टिपेशन डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। पहली चीज़ तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हर एक की अपनी जो है एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जो लोग रात के वक्त सोते हैं और सुबह नॉर्मल टाइम पे 7-8 घंटे की अच्छी स्लीप लेके उठ जाते हैं, वो मॉर्निंग में फ्रेश हो जाते हैं और उनको मॉर्निंग में ही मोशन, स्टूल्स, पॉटी, जो भी आप कहते हैं, वो नॉर्मली हो जाते हैं। लेकिन कईयों की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिफरेंट होती है, बिकॉज कई लोग नाइट शिफ्ट्स में होते हैं। बच्चे जो हैं खासकर उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होती है। बच्चे जो स्कूल से 2-3 बजे के करीब आते हैं, हो सकता है कि उनको स्कूल से आने के बाद स्टूल्स होते हों। जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं उनको भी डे टाइम में ही जाके स्टूल्स होंगे, बिकॉज जो मील्स हम लोग दिन में खाते हैं एक्चुअली उनका रूटीन चलता है रात से। तो जो लोग नाइट शिफ्ट्स में होते हैं वो ये एक्सपेक्ट ना करें कि मॉर्निंग में ही उनको जो है स्टूल्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारा डाइजेशन जो है, हमारे जो एंजाइम्स और जो एसिड्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हमारे स्टमक को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है और तभी जाके जो है एक अच्छा फाइब्रस स्टूल जो है वो फॉर्म होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से कारण हैं जो कि काउंट करने वाले हैं, जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न क्यों है, क्योंकि देखिए ये हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। इसमें कोई एज डिफाइंड नहीं है। एक जो एकदम बच्चा पैदा होता है उसको भी बहुत मेजर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स तो काउंट करते ही हैं, बट मदर की प्रेगनेंसी की हिस्ट्री और मदर ने प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें खाई हैं, क्योंकि जो मदर खाती है वही बच्चे को जाता है। तो न्यूबॉर्न बेबी में भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत मेजरली हो सकती है। और आपने देखा भी होगा, आपकी फैमिली में भी हुआ होगा कि मदर्स बहुत स्ट्रगल करती हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ कि भाई उसको स्टूल्स हो जाएं, या उसको कभी कभी जो है इतना प्रेशर फील होता है, बच्चा बहुत रोता है, बच्चे को कॉलिक हो जाता है। तो मदर्स बहुत वरिड हो जाती हैं कि बच्चे को पॉटी क्यों नहीं हो रही है। जब मदर फीड देना शुरू करती है बच्चे को, तो थोड़ा टाइम बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम लेता है कि वो उस मिल्क को एक्सेप्ट करे और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें हेल्प कर सके। अब अनफॉर्चुनेटली कई मदर्स को जिनको मिल्क नहीं आता और उनको बच्चों को ऊपर से मिल्क देना पड़ता है, आर्टिफिशियली कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क या फिर पाउडर्ड मिल्क देना पड़ता है, उन बच्चों में तो बहुत ही कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि लिवर पे एकदम लोड आ जाता है। एक छोटे से बच्चे का सोचिए ना कि लिवर कितना उसका लोड ले सकता है एकदम से, जहां उसका अभी बहुत टेंडर है लिवर, बहुत ही नाजुक स्टेज में है लिवर। और आफ्टर बर्थ तो जो है वो नियोनेटल जॉन्डिस भी देखने को बहुत मिला है, क्योंकि जैसे ही बच्चा कुछ एक्सेप्ट करता है मदर्स मिल्क को, तो उसको जॉन्डिस होने के भी चांसेस रहते हैं। और इस स्टेज में कई बार बहुत ही रिस्की हो जाता है मामला। तो मैं जो बहुत ही अभी जो मदर्स बिल्कुल बनी हैं उनको ये गाइड करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की स्टूल्स का मॉनिटर ज़रूर करिए कि वो कब स्टूल्स पास करता है। हो सकता है शुरू शुरू में उसकी एक साइकिल अलग हो, उसका कलर अलग हो, स्मेली स्टूल्स भी हो सकते हैं, तो फिक्र ना करें।
बिकॉज ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसके लिवर को जब मिल्क मिल रहा है, जब उसकी बॉडी डाइजेशन मोड में जा रही है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी 1 वीक में सेटल डाउन हो जाएगी। बट अगेन फॉर्मूला मिल्क या किसी भी तरीके का कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क जो है वो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एंड आप अपने पेडियाट्रिशियन की गाइडेंस में ही ये सब कुछ करें। अनदर थिंग इज दैट कि कॉन्स्टिपेशन जो है हाईली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिट्योरेट कर देती है। क्योंकि देखिए, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेशन होता है, तो उस डाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही हमें जो है न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलती हैं हमारे खाने की। फाइबर बनता है जो वेस्ट होता है। ऊपर से आजकल सोशलाइजेशन इतनी है कि ड्रिंकिंग और बाहर का खाना पीना, जंक फूड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये जितने भी होम डिलीवरी सिस्टम्स जो आजकल आ गए हैं, तो हमारी ज़बान इतनी चटोरी हो जाती है कि हम कुछ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुकिंग ब्लॉग्स देखते हैं या कुछ भी ऐसा हमारे सामने आता है जो कि हमारी क्रेविंग्स को बढ़ा देता है, तो हम इंस्टेंटली ऑर्डर कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये हमें कैसा इम्पैक्ट डालेगा। तो आजकल हमारी लाइफ भी ऐसी होती जा रही है। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स होने की वजह से एक्सरसाइज ना हो, कोई वॉक ना हो, योगा ना हो, तो उन केसेस में देखिए मूवमेंट कैसे मिलेगी स्टमक को। हमारे स्टमक को मूव करना बहुत ज़रूरी है। मूव करना इन द सेंस, क्योंकि इंटरनली जिस तरीके से हमारे ऑर्गन्स प्लेस्ड हैं, उन स्पेसेस में ही एक्चुअली हमारे ऑर्गन्स को मूवमेंट चाहिए। तो जो इंटेस्टाइन्स है, इंटेस्टाइन्स की जो है वो अपनी मूवमेंट होती है। जब डाइजेशन सिस्टम हमारे स्टमक में हो के स्टूल्स फॉर्मेशन के लिए वो इंटेस्टाइन्स की तरफ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम की तरफ और एनल रीजन से वो निकल जाता है। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत इलैबोरेट करने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्यों होता है? बिकॉज जब ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स नहीं होंगी तो वो जो स्टूल फॉर्म हो रहा है डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, उसमें वो स्टूल पुश नहीं होगा रेक्टम तक। अब जब स्टूल रेक्टम तक पुश नहीं होगा तो दैट मीन्स के इंटेस्टाइन्स जो हैं वो स्टैंड बाय मोड में आ गई हैं, वो मूव नहीं कर रही हैं। उसके मसल्स, विलाई जो भी स्टूल्स को रेक्टम की तरफ पुश कर रहे हैं, उनका फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो जब इंटेस्टाइन्स का फंक्शन नहीं होगा तो स्टूल्स की मूवमेंट नहीं होगी। अब स्टूल्स जो है वो जाके इंटेस्टाइन को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका इनिशियल स्टूल जो है वो हार्ड हो सकता है, आपको नेचुरल प्रेशर ना आके आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ सकता है अपने स्टमक को। कभी अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, आप झुकोगे, लेटोगे, आप गर्म पानी पियोगे, आप थोड़ा टहलोगे, तो आपको एक एंजाइटी होने लग जाएगी मेंटली कि भाई मेरे को स्टूल्स नहीं हो रहे, मुझे स्टूल्स नहीं हो रहे। और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती है, क्योंकि जब स्टूल्स नहीं होंगे और ब्लोटिंग होती चली जाएगी, गैसेस बनती चली जाएगी, अगेन वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एम्बैरेसमेंट लेके आती है। इवन घर पे भी विद इन द फैमिली मेंबर्स आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, कई बार गैसेस इतनी ज़्यादा होती हैं, फाउल स्मेलिंग गैसेस होती हैं। तो ये सब चीज़ें होना नेचुरल है विद कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है? बिकॉज जब आपकी बाउल मूवमेंट जो है इनफ्रीक्वेंट हो जाएगी, यानी अगर हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा ऐसे दिन हो जाते हैं जबकि आपको स्टूल्स क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, और बहुत ऐसे दिन जो हैं, हफ्ते जो हैं वो प्रोलॉन्ग होते चले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। हफ्ते में 1 दिन अगर स्टूल्स पास नहीं हो रहे ठीक से, दैट इज नॉर्मल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हमारे खाने पीने में या पानी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमें ऐसे स्टूल्स फॉर्म हो सकते हैं। डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल्स, अब क्या होता है, कई बार स्टूल्स फॉर्म तो हो रहे हैं लेकिन नेचुरल प्रेशर नहीं बन रहा है, एक अर्ज नहीं आ रही है। जैसे मैंने बताया कि वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट जब तक नहीं होगी तो तब तक वो स्टूल्स जो है वो आगे की तरफ पुश नहीं होगा आपके रेक्टम तक, तो आपको डिफिकल्टी होगी स्टूल्स पास करने में। और कईयों को तो स्टूल्स पास होते हैं लेकिन बहुत ही लिटिल क्वांटिटीज में होते हैं, जिसको कहते हैं अनसैटिस्फैक्ट्री स्टूल्स। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मुझे कि मैम स्टूल हो तो रहा है बट हमें सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं हो रही है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई हमारा स्टमक क्लियर नहीं है।
तो जब आपका बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, आपने पूरा जो आपने स्टूल्स पास करना चाहिए वो कंप्लीटली पास नहीं हो रहा, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की। अब इसके कॉमन कॉजेस क्या हैं? सबसे पहली चीज देखिए, जैसे मैंने कहा कि हेरिडिटरी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स में कहीं स्टमक के इश्यूज हैं, जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन ही हो, कोई भी स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज, स्किन के इश्यूज, ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, या बीपी, डायबिटीज जो कि हेरिडिटरी बढ़ती चली जा रही है विद एजेस, तो कॉन्स्टिपेशन उसके साथ एक एसोसिएटेड सिम्टम कंप्लेंट हो सकती है। सो अनदर थिंग इज डाइटरी फैक्टर्स। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ही डाइट का फैशन आ गया है। बहुत फैंसी डाइट्स जो हैं वो लोग बाग अपनाते हैं अपना वेट लूज करने के लिए। रफेज नहीं होता कुछ डाइट्स में। कई डाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रोटीन का कंटेंट इतना हाई होता है, बिकॉज कहा जाता है कि भाई प्रोटीन जितना लोगे उतना आपका वेट लॉस होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोटीन के साथ अगर फाइबर नहीं लेंगे और वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा, आपकी वॉकिंग नहीं होगी, तो कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही कॉमन है। और जो भी ये फैंसी डाइट्स लेते हैं और जैसे ही एक स्विच आता है डाइट का हमारी बॉडी के ऊपर, तो अगेन हमारा लिवर और हमारा माइंड जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। सो लिवर जो है वो अलग अलग तरह से डाइट पहचानने की कोशिश करता है कि अच्छा मुझे अब एक ही चीज दी जा रही है, मैं सुबह से शाम तक एक अलग तरीके का खाना खा रहा हूँ। लिवर का भी अपना एक ब्रेन होता है जिसमें कि उसको पता है कि मुझे क्या मिल रहा है और मुझे क्या एब्जॉर्ब करना है। सो ये फैंसी डाइट्स आजकल जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन लेके आ रही है। अनदर थिंग, जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, वो आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाती है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि स्लीप का 7-8 आवर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक है, आप रात को ही सो रहे हैं, तो आपका मेलेटोनिन, सेरोटोनिन अच्छे से सिक्रीट हो रहा है, आपके ब्रेन का फंक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है, और वो साउंड स्लीप जो है वो आपको डी स्ट्रेस कर रही है मेंटली और फिजिकली। सो अगेन मॉर्निंग में आपका शेड्यूल जो है स्टूल्स का वो नॉर्मल हो सकता है, बट इफ यू आर स्लीपिंग लेस देन 5 आवर्स तो आपके स्टूल्स नॉर्मल नहीं होंगे। सो हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को रेस्ट करना बहुत जरूरी है टू हैव नॉर्मल स्टूल्स। सो कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कि जिसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब एंटीबायोटिक्स जो है उनका एक अपना एक्शन होता है बॉडी पे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कीमोथेरेपीज। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनकी कीमोथेरेपीज चल रही हैं, उनको या तो बहुत ही स्लाइमी स्टूल्स हो जाते हैं, सेमी स्टूल्स हो जाते हैं, और कईयों को बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि भाई बहुत ही हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं, वो निकल नहीं रहे, उनको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उनको पेसरीज इंसर्ट करनी पड़ती हैं या फिर एनीमा लेना पड़ता है अपने स्टूल्स के लिए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट्स, कोई बहुत मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हों और उसके ट्रीटमेंट चल रहे हों, तो उससे हो सकती हैं। स्टमक की अपनी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक अलग ही प्रॉब्लम है। क्रॉन्स डिजीज, थायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, पाइल्स, जिनको हेमोरॉइड्स, बवासीर ये भी कहते हैं, गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिसमें कि एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है और मुंह में खट्टा पानी आता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। ये सब स्ट्रेस से भी रिलेटेड हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि आजकल बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ रहने लग गई है लोगों की। सो अगेन हम इस चीज़ पे आते हैं कि भाई इस कॉन्स्टिपेशन का जो है अगर क्रॉनिक होती चली जाए तो क्या इसका असर होता है हमारी बॉडी पे। तो अगर सपोज हमारी कॉन्स्टिपेशन टाइम से ट्रीट नहीं होती तो हेमोरॉइड्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, एनल फिशर्स हो जाते हैं। बिकॉज देखिए, जब आप प्रेशर डालेंगे ना अपने एनल रीजन पे, तो आपकी वहाँ की स्किन होती है बहुत सेंसिटिव,
बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है। तो जब आप प्रेशर डालेंगे, हो सकता है कि कोई वहाँ पे वीनस प्रेशर पड़ने की वजह से हेमोरॉइड्स डेवलप हो जाएं, एनल फिशर हो जाए, एनल टैग्स हो जाएं, जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं। आपका उठना बैठना बहुत मुश्किल हो सकता है। रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। अब रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में मैं एक और चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि रेक्टल प्रोलैप्स में क्या होता है कि आजकल लोगों को क्या है, मोबाइल लेके जाने की बहुत आदत पड़ गई है टॉयलेट में। तो अगर आप वॉशरूम में हैं और आपका स्टूल्स का टाइम हो रहा है, आप मोबाइल पे बैठे हैं, आपका ब्रेन ये जो है ये उस वक्त फोकस नहीं कर पा रहा स्टूल्स पे। आपका ब्रेन जो है उस मोबाइल में लगा हुआ है, उसको सिग्नल नहीं मिल रहे हैं सही से। तो आपका ध्यान, आपकी कंसंट्रेशन न्यूज में है कि भाई फटाफट फटाफट मैं न्यूज देखूं, या सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन देख रहे हो, कोई वेब सीरीज आपकी आधी अधूरी रह गई रात को और आपको लगा कि मैं स्टूल्स के टाइम पे ही देख लूंगा। तो ये सब चीजें जो है ना वो रेक्टम पे प्रेशर डालती हैं। सो जब रेक्टम पे प्रेशर पड़ेगा तो अगेन वो रेक्टम जो है खिंच के नीचे आ सकती है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। तो बहुत देर तक वॉशरूम में ना बैठें। अगर आप मोबाइल, न्यूज़पेपर ये सब नहीं भी लेके जा रहे और आप बहुत देर तक वेट कर रहे हैं कि स्टूल्स हो जाएं और मैं बैठा रहूं और अपने आप हो जाएगा, तो भी रेक्टल प्रोलैप्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आप बहुत प्रेशर एक्सर्ट ना करें अपने एनल रीजन पे, और बहुत प्रेशर से या बहुत जैसे आजकल मेरे पेशेंट की मैं बात बताती हूँ आपको। मेरे पेशेंट थी जो कि उनको स्टूल्स नहीं होते थे, तो वो क्या करती थी कि वो जेट से पानी का बहुत तेज प्रेशर डालती थी एनल रीजन में, और फिर उनको जो है वो स्टूल्स जो है वो खिंच के नीचे आ जाता है। तो लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आप एक आर्टिफिशियल तरीके से स्टूल्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको अंदर कोई इंजरी हो सकती है, आपको कोई जख्म हो सकता है, ऐसा कोई अल्सर फॉर्म हो सकता है, बिकॉज प्रेशर ऑफ वाटर इज वेरी हाई व्हेन यू प्रेस द जेट, और वो उस पे एनल रीजन के अंदर जा रहा है। तो वो पानी के प्रेशर की वजह से वो स्टूल की मूवमेंट शुरू होती है और वो धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू हो रहा था। लेकिन जो हमारी एनल लाइनिंग है, जो रेक्टम है हमारा अंदर, उसमें बहुत चांसेस हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है अल्सर्स डेवलप होने का। और अगर इन केस हीमोरॉइड्स हैं, आपको इंटरनल हीमोरॉइड्स हैं, तो वो इंटरनल हीमोरॉइड्स उस पानी के प्रेशर की वजह से रप्चर हो सकता है और एनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो ये सब चीजें ना करें। एक मेरे दूसरे पेशेंट जो हैं वो क्या करते थे, वो मैन्युअली निकालते थे, वो फिंगर इंसर्ट कर करके अपनी जो है मैन्युअली स्टूल्स को निकालते थे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके नेल की वजह से उनको अंदर इंजरी हो गई, और उस वजह से जो ब्लीडिंग हुई और उसमें पस फॉर्म हो गई, वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गई थी। ये तो बहुत बाद में उन्होंने बताया हमें कि मैंने ऐसा किया था, क्योंकि अगर पेशेंट भी हमें ठीक से कन्वे नहीं करते कोई चीज़, वो जब हम हिस्ट्री लेते हैं या बात करते हैं पेशेंट से, तब ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। सो ये सब चीज़ें प्लीज़ ना करें, मैनुअल इवैक्यूएशन ना करें, जेट से पानी डाल के पॉटी निकालने की कोशिश ना करें। सो इस सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है। आप मतलब जिन्होंने एक्सपीरियंस किया कॉन्स्टिपेशन, उनको तो पता ही होगा कि इतनी एंजाइटी डेवलप हो जाती है। एक मेरे पेशेंट आते हैं, 23-24 साल की उम्र है, कुछ भी उम्र नहीं है, वो काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसको डिप्रेशन हो गया है बहुत ज़्यादा अपने स्टूल्स का, क्योंकि वो कुछ काम पे जाता ही नहीं है। वो कहता है जब तक मेरा पेट खाली नहीं होगा तब तक मैं अपने ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ। और यही सोच सोच के वो घर में बैठा रहता है और उसको डिप्रेशन हो गया बहुत मेजर, और बहुत काबिल लड़का है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता। सो इन सब चीज़ों के ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। सो जब हम होम्योपैथिक केस टेकिंग करते हैं, होम्योपैथिक अप्रोच क्या करती है, होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो बहुत सारी डिटेल केस हिस्ट्री लेता है। मुझे तो जनरली अपने पेशेंट्स की फर्स्ट जो विजिट है उसमें 30-40 मिनट लगते हैं उनकी कंप्लीट केस टेकिंग के लिए।
क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मुझे जाननी होती हैं, जो समझनी होती हैं मुझे कि भाई हाँ, मेरे पेशेंट को मैं सही दवाई तभी दे पाऊंगी। सो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके पूरी अपनी डिटेल हिस्ट्री ज़रूर दें। केस टेकिंग में वो डॉक्टर जो हैं वो आपसे काफ़ी कुछ पूछेंगे और ऐसी रेमेडीज आपकी जो हैं वो निकल के आएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिपेशन में भी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है। डॉक्टर जो है वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जिसका शायद कॉन्स्टिपेशन से कोई लिंक ना हो, लेकिन क्योंकि हमें एक आपकी रेमेडी सही तरीके से निकालनी है तो इसलिए वो सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसी कॉमन रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, जैसे नक्स वोमिका, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम, एल्यूमिना, सल्फर, और भी बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती हैं, बट ये बहुत कॉमन रेमेडीज हैं। हमें जाना होता है एक पर्टिकुलर पेशेंट की इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच पे, ताकि हम उनके हिसाब से उनकी एक रेमेडी निकाल सकें। सो आपको जो उस वक्त प्रॉब्लम हो रही है, एक्यूट प्रॉब्लम, उसमें डॉक्टर अलग दवाई देंगे और आपकी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच पे वो एक अलग मेडिसिन गाइड करेंगे। साथ साथ आपको होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो बहुत ही सेफ तरीके से लेके जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार लोअर डोज देनी पड़े, कई बार हायर पोटेंसीज पे जाना पड़े, लेकिन बहुत ही सेफ, इफेक्टिव, जेंटल तरीके से होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं आपको लेके जाएंगे ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन पूरी तरीके से ठीक हो पाए। आपको डाइट जो है वो गाइड करेंगे, वो कि आपको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी डाइटिशियन से कंसल्ट कर रहे हैं तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं इसके बारे में कि क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो क्या क्या चीज़ें आपको लेने की ज़रूरत है और क्या क्या आपको अवॉइड करना है। वॉक बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स आप डेली वॉक करें, क्योंकि दैट विल हेल्प इन योर डाइजेशन। एंड कोशिश करें मॉर्निंग वॉक करने की। अगर जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो वो जब उठते हैं तो शाम के वक्त अगर वो 30 मिनट्स भी निकाल सकते हैं अपनी वॉक के लिए तो ज़रूर करिए। और जहां आपको अपने आप को डी स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, आपके माइंड और आपकी बॉडी को, म्यूज़िक सुनिए, अच्छा स्विमिंग के लिए जाइए, जो आपकी हॉबी है वो करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी को, आपके माइंड को डी स्ट्रेस करेंगी। सो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपकी स्लीप बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे ज़रूर सोएं। जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं उनको दिन में सोने को अगर मिलता है और 8 घंटे की आपकी अच्छी नींद हो जाती है तो आप अपनी डाइट में फाइबर बहुत ज़्यादा इंक्लूड करें, क्योंकि अगर फाइबर आप में नहीं जाएगा, क्योंकि जनरली जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती है उनको ऑफिसेज में मिलता है खाना, तो जब आप घर पे होते हैं या जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन फाइबर ज़रूर लें अपनी डाइट में। मैं 5 चीज़ें ऐसी आपको बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी है, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करेगा ठीक करने में। पहली चीज़, मैदा। मैं अपने सब पेशेंट्स को गाइड करती हूँ जिनको कॉन्स्टिपेशन है कि मैदा बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैदा जो है वो जाके आपकी इंटेस्टाइन्स पे चिपकता है। मैदा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। जब स्टमक में आपका एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चल रहा होता है तो भी मैदा पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। उसकी वजह से गैसेस हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है। डीप फ्राइड फूड, सेकंड नंबर, डीप फ्राइड फूड बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जितना आप डीप फ्राइड फूड खाएंगे उतना ही आपके स्टमक को हार्म होगा, कॉन्स्टिपेशन उतना बढ़ेगा और अगेन स्टूल्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूकस भी आ सकता है। ठीक है जी। स्वीट्स, थर्ड नंबर, स्वीट्स अवॉइड करिए। स्वीट्स इन द सेंस जो ये बाहर की मिठाइयाँ होती हैं, डिजर्ट्स होते हैं, ये सब अवॉइड करिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ मीठा जो है वो भी हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा नहीं है। जितने भी ये फास्ट फूड होते हैं, जितना ये जंक फूड होता है, प्रिजर्व्ड आइटम्स होते हैं, वो अवॉइड करिए, क्योंकि ये जितने फास्ट फूड्स और फ्रोज़न फूड्स होते हैं जिनको आप घर में लाके कुक कर लेते हैं, इंस्टेंट होते हैं, लेकिन इनमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं होती, आपको कुछ नहीं मिल रहा उससे। आप बस अपना पेट भर रहे हैं कि भाई हाँ हमने पेट भर लिया। ठीक है। अनदर फिफ्थ थिंग इज कि आपको अल्कोहल अवॉइड करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है। एक्सेस ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो है वो आपके स्टमक को कभी भी ठीक नहीं होने देगी।
हमेशा आपको ब्लोटिंग रहेगी, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स रहेंगे, आपका लिवर जो है वो स्ट्रेस में रहेगा बिकॉज ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। और अगेन लिवर के खराब होने के चांसेस, फैटी लिवर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं व्हेन यू कंज्यूम अल्कोहल। और अगर अल्कोहल बहुत क्रॉनिक हो जाती है कि आप दोपहर को भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, रात को भी ले रहे हैं, और आप अल्कोहल के बिना कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो देन तो लिवर डैमेज होगा ही होगा। यू आर इन्वाइटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योर ओन सेल्फ। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन हो, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। बिकॉज जहां आपने जाके केमिस्ट से पूछा या फोन पे बात कर ली कि भैया हमें ये दवाई दे दो, हमें ये सब हो रहा है, और आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली यू आर अगेन इनवाइटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। क्योंकि जो वो देंगे उनको नहीं पता कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ आपको एक फायदा और हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी फैमिली ट्री में क्या क्या चीजें हुई हैं, हेरिडिटरी क्या क्या हो रहा है आपको, उस बेसिस पे वो मेडिसिन देते हैं। तो उनको पता होता है कि आपका सिस्टम इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। तो आपको एक और बेनिफिट होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ ये रहेगा कि आप बहुत ही सेफ मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको जेंटली बहुत ही आराम से लेके चलेंगे और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। सो डोंट सेल्फ मेडिकेट योर सेल्फ। एंड अगर आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको लगता है कि ये किसी आपके फैमिली फ्रेंड के लिए, नेबर के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपको किसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकती हूँ, डायग्नोज करने में, उसको ट्रीट करने में, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो एक टाइम आपको जो भी कंफर्टेबल है वो आप बुक करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी मेडिसिन आपको चाहिए, अगर मुझे लगेगा कि आप क्लिनिक आ सकते हैं तो मैं आपको एक बार बुला लूँगी, नहीं तो मेडिसिन आपके घर कुरियर से, स्पीड पोस्ट से, या जो आजकल ये नॉर्मल डिलीवरी मोड्स चल रहे हैं उससे आपके घर भी पहुंच जाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाते हैं तो आप डेफिनेटली हील होंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।